जी जनाब, तो सिलसिला है एक सवाल का इदारा उर्दू की तरफ से, और आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर सफदर रशीद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। और सवाल वो है जो मैं पहले भी आपसे करता रहता हूँ और बहुत दिलचस्पी के साथ इस बात को हम देखते हैं, यानी आपका रुझान जो है, मैंने भी जब मैं चीन में था तो मैंने सीखी देवनागरी, और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यानी एक ही ज़ुबान को अगर आप मुख्तलिफ स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं तो ये इससे एक अलग दुनिया आप पर ज़ाहिर होती है। रस्मुल ख़त जो है वो एक और, तो आपने भी ज़ाहिर है, आपने एक अपने साबिका इंटरव्यू में एक दफ़ा बताया था हमें कि जब आप हाइडलबर्ग में थे तो आपने वहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट सीखना शुरू किया, और अब आपको आता है और आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं, लिखते हैं। यानी आप उसे हिंदी कहें या उर्दू कहें, यानी देवनागरी में लिखी हुई उर्दू जो है उसी को हम हिंदी कहते हैं। या इस पर ज़ाहिर उस हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते कि ज़ुबानें हैं, या हम सिर्फ स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो उर्दू पढ़ने वाले आदमी के लिए या उर्दू का जो तालिब इल्म है उसके लिए आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है देवनागरी रस्मुल ख़त से भी वो वाकफ़ियत रखता हो, या अगर उसको ये रस्मुल ख़त भी आ जाए तो वो कितने बड़े जो दायरा है उससे वाकिफ़ हो सकता है? बहुत शुक्रिया। एक तो आपकी बात सही है लगा कि हिंदी या देवनागरी स्क्रिप्ट सीखने के लिए आदमी को मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत है। मैंने भी बाहर सीखा और आपने भी सीखा। असल में माहौल है ना, हमारे साथ कोई काम नहीं होता तो लिहाजा लिखने पढ़ने की। आपने भी जो बात बताई थी वो भी मेरे वाली भी वही है कि मैं चूँकि वहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं साउथ एशियन लैंग्वेजेस के और स्टडीज़ के, जी हाँ, तो वहाँ पे चूँकि आप हिंदी, बंगला, उर्दू, ये सारे लोग एक जगह बने हुए हैं, नेपाली का भी था, तो एक जगह पे होते हैं, तो इस वजह से ज़ाहिर है वो आपस में नेचुरल है ये। और बल्कि इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में ही मैं थोड़ी सी बात करूँगा, आपने बढ़ाते हुए आपकी बात को, कि साउथ एशिया में जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आप फिर आपका जो एक मुल्क से वाबस्तगी है वो तो रहती ही है, ज़ाहिर है जो भी मुल्क है आपका, लेकिन वहाँ जब आप अपने जैसे लोग देखते हैं 4, 5, 6 ममालिक जो जिनकी ज़ुबान को आप समझ सकते हैं बोलते हुए, बंगला है, श्रीलंका, ये जब लोग आते हैं जो तो अपनाइयत का एक एहसास है, तो वही ज़ुबान बोल रहे हैं। साउथ एशियन कम्युनिटी का फ़र्द आपको अपने आप को आदमी तब समझता है जब आप वहाँ पर जाते हैं और आपके साथ वो ज़ुबानें बोलने वाले लोग जो आपके आस पास की हैं और बाकी ज़ुबानों के मुकाबले में कम से कम इनका आपको लिखा हुआ समझ ना आए लेकिन बोला हुआ तो समझ में आता है, तो खुद ब खुद एक कम्युनिटी बन जाती है साउथ एशियन के हवाले से जो आप फरमा रहे थे। जी, तो एक लिहाज से मिनी साउथ एशिया होता है। हाँ, ऐसे हम वहाँ पहली मरतबा एहसास होता है। मतलब मैंने ज़ाती तौर पे शायद साउथ एशिया को उस तरह अहमियत बहुत कम दी होगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वहाँ जाकर एहसास हुआ कि मैं एक और बड़ी कम्युनिटी का हूँ, फिर एक और बड़ी का जैसे यूरोप का तस्वुर है, तो मुझे साउथ एशिया का तस्वुर है कि साउथ एशिया की क्या अहमियत है, आपस में ताल्लुकात की क्या अहमियत है, चाहे वो हुकूमती। बल्कि आप तो यूरोप गए थे, मैं तो जब गया था तो एशिया में ही था, तो आप तो यूरोप गए थे तो आपको तो एशियाई होने का एहसास भी वहाँ पर हुआ होगा, सिर्फ साउथ एशिया नहीं बल्कि पूरे एशियाई होने का। और फिर खास तौर पर साउथ एशिया, फिर वो एशिया में तो चाइना भी आ जाता है, थोड़ी सी हमारी मुख्तलिफ आ जाती है ज़ुबान और सब कुछ, उसमें तो दूसरा जो थर्ड पर्सन है वो तो फ़र्क ही नहीं महसूस कर सकता था कि ये। चलिए सवाल पर हम वापस आते हैं कि देवनागरी स्क्रिप्ट सीखने का क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या अहमियत है उर्दू के तालिब इल्म के लिए? जी, एक तो यही सबसे पहली कि साउथ एशिया की ज़ुबानें अगर हमें 2-3 आती हों, इतनी इस्तेदाद हो कि हम हल्की फुल्की रीडिंग कर सकें, जी, तो वो एक तो वो पस मंज़र है। जैसा हम चाहते हैं कि हम एक्सपोजर आपका बढ़ता है, हम चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, तो पर्शियन सीख, तो ये क्यों नहीं, जब साउथ एशिया का हिस्सा है हम, एक तो ये सबसे बड़ी दलील ये। दूसरा पर्टिकुलरली उर्दू के हवाले से, वो तो सबके लिए है। उर्दू तो आप समझे कि नागुज़ीर है, यानी सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि थोड़ी बहुत जो हमें संस्कृत की तरफ भी आनी चाहिए। ठीक है, अरबी और फ़ारसी की जो हम बात करते ही हैं, ठीक है, यानी उर्दू की तश्कील में जो ज़ुबानें शामिल हैं उनमें, जी हाँ, बल्कि मेरी एक तजवीज़ है जो तजवीज़ मुझ तक ही महदूद है, मैं आपको सुनाता रहता हूँ। नहीं, कोई मैं भी सुन रहा हूँ और 10-15 साल से कहते रहता हूँ जहाँ भी कहीं 2-4 कि ऐसा बने सिलसिला कि हमारे ज़ुबानों की तरफ नहीं है रुझान यूरोप में। एक तो ये बात मैंने देख समझी कि स्कूल की सतह पे उन्होंने कहा जी इतनी ज़ुबानें आपको यूरोप ही क्या आनी चाहिए, इससे आगे आपको दुनिया की कोई ज़ुबान, थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट
हाँ। जब तक वो आदमी वहाँ 16 इयर्स एजुकेशन या 14 इयर्स करता है तो वो 4-5 जुबानें उसे आ रही होती हैं, जो अफ्रीका अपने की आसपास की होती हैं हैं और बाहर बाहर की भी है। जी। ठीक है। और अगर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने अगर स्टडीज़ में, इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी करनी है, फ़र्ज़ किया दीनियात में, इसमें तो आपको अरबी भी आनी चाहिए, आपको फ़ारसी भी आनी चाहिए और क्लासिकल लैंग्वेजेस में से भी वहाँ भी। तो खैर, तो ये तो आप समझ लें कि एक एमए की सतह पे हो, अरबी, फ़ारसी, देवनागरी स्क्रिप्ट कह लें, थोड़ा सा संस्कृत का एक सिलेबस हो, एमए करते तक ऑप्शनल हो, 3 में से एक सब्जेक्ट लेगा। ठीक है। फिर जो एमफिल की सतह पे आता है वो बकिया 2 में से एक अडॉप्ट करेगा। ठीक है। और पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते वो तीसरी भी लेगा। यूँ पीएचडी तक वो 3 ज़ुबानों को पढ़ने की इस्तेदाद रखेगा। इस उर्दू वाले के लिए मैं कह रहा हूँ खास तौर पर। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो अजनबियत जो है, अब अल्फाज देखिए कि हमें पता ही नहीं कि ये लफ्ज़ तो हम संस्कृत का बोल रहे हैं। इसका मुझे अंदाज़ा वहाँ इसलिए हुआ कि मैं 5-10 क्लासों में उनसे इजाज़त लेके संस्कृत की क्लास में बैठता रहा, क्योंकि वहाँ क्लासिकल लैंग्वेजेस का अलग डिपार्टमेंट है, मॉडर्न लैंग्वेजेस का जैसे है जिसमें उर्दू, बंगला वगैरह, वहाँ क्लासिकल में पाली और फ़र्ज़ किया जो। तो वहाँ मुझे हैरत ये हुई कि फ़र्ज़ कीजिए कि संस्कृत के आध घंटे की क्लास है तो उसमें 5-6 अल्फाज होते थे जिसकी मैं इनडायरेक्टली निकालता था कि इसका ये मतलब हो सकता है, या वो पंजाबी के रास्ते से आ रहा है, या हिंदू के रास्ते से आ रहा है, या उर्दू से आ रहा है। पंजाबी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि पंजाबी तो बहुत ही करीब है, हिंदी तो खैर है ही, उर्दू तो है ही, पंजाबी के बहुत असरात हैं। उसके अलावा देखिए, एक मिसाल वाज़ेह हो जाएगी। इफ्तिखार साहब ने बल्कि एक दफ़ा बताया भी, इफ्तिखार आरिफ साहब ने, वो अक्सर बल्कि कि ये जो लंग है, लंघम, इसका मतलब है ऊर करना या पार करना। वो जो हम कहते हैं लंग आ जा पतन चनादा जो है, तो वो लंग आना जो है वो संस्कृत का लफ्ज़ है। ऐसे ही थोड़ी सी हम गौर करें, पंजाबी से तो बहुत ज़्यादा मुमासलत है। वहाँ पढ़ाते हुए लफ्ज़ आया गच्छता, संस्कृत की पढ़ाते गच्छता, मैंने कहा इसका मतलब गछना से हो सकता है, खुद ही बगैर अभी, और उन्होंने वही बताया। फिर उन्होंने मैंने बताया कि हमारे यहाँ ये पंजाबी से मिलते जुलते एक और बताया उन्हें को है, और वो गछना का मतलब एग्जैक्टली यही तलफ़ुज़ है, वो गछना, गच्छता था, गछना हमने कर लिया है जी। लिहाजा ये एहसास हुआ कि हम एटिमोलॉजी जो है लफ्ज़ को, उसके बगैर तो गहराई हमें पैदा नहीं हो सकती। असल में ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी यही है, हमारे उर्दू के तालिब इल्म में और उर्दू के लिखने वालों में भी इवन, कि जिन ज़ुबानों से उर्दू की तश्कील हुई है, ठीक है, यानी संस्कृत को और हिंदी को या देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसका, और ये वो जो ये ज़ुबान का एक धारा है, उससे हमने सियासी तौर पर अपने आप को अलग कर लिया। उससे अगले स्टेप पे आके फ़ारसी जो है उसको हमने मतरूक समझ के उसको भी निकाल दिया, से निकल गई है ये हालत। उसके बाद जो अरबी जो है उसके साथ भी हमने सियासी सतह पर या समाजी सतह पर एक कता ताल्लुकी का अब जो रवैया इख्तियार किया, तो उसकी वजह से, और जो मकामी ज़ुबानें हैं उनकी तरफ तो बिल्कुल ही तवज्जो कोई नहीं है, अपने अपने दायरे में है। इसका मतलब है कि मकामी ज़ुबानें जो हैं हमारी यहाँ की, जो बहुत मोतबर हैं, उनसे भी आप अपना नाता ख़त्म कर लें, फ़ारसी से अपना नाता तोड़ लें, अरबी आपको नहीं आती, संस्कृत आपको नहीं आती, तो उर्दू की तश्कील जो बने हुए लफ्ज़ हैं उनकी एटमोलॉजी तक कैसे जा सकेंगे आप? अच्छा, यही वजह है कि हम ज़ुबान के सिर्फ यूज़र रह गए हैं जी। हम जो बनी हुई वोकैबुलरी है उसका भी एक हिस्सा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और वो रोज़ बरोज़ कम होती चली जा रही है। यानी नया लफ्ज़ बनाना, लफ्ज़ की कॉइनेज, हाँ जी, है ना, एक्सप्रेशन की कॉइनेज, गैप को अंग्रेजी फिल कर रही है। अब हम कहते हैं जनाब देखिए कि अंग्रेजी, यही वजह है अंग्रेजी के अल्फाज, हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ने की, कि आपने अपनी ज़ुबानें जो है यहाँ की, उनको जितना आप पीछे करेंगे तो उस गैप को पूरा करने के लिए फिर अंग्रेजी खुद ब खुद आ जाती है, और वो आ रही है। वैसे सारी ज़ुबानें मुक़द्दस हैं। नहीं, वो ज़ाहिर है, वो तमाम ज़ुबानें मुक़द्दस हैं। मुक़द्दस लफ्ज़ मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये निशानी है अल्लाह की, अल्लाह की निशानी में से एक है ज़ुबान के इंसान बोलता है। लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने तो कभी भी तासुब का इजहार नहीं किया ज़ुबानें सीखने पे। आप सल्लल्लाहु के हवाले से आप जानते हैं। इससे फिर ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जनाब आप ये जो अंग्रेज़ी से जो गिला करते रहते हैं, उसको दूर करने का कोई और सबब ढूंढने की बजाय यही हो सकता है कि आप जो बाकी ज़ुबानें हैं उनसे अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, तो खुद ब खुद जो है वो अंग्रेजी पीछे चली जाएगी। अगर आप अपनी जगह पे आएगी, जितनी ज़रूरत है उतनी आए। नहीं, मतलब जितनी वो तजावुज़ कर चुकी है वो वापस जाकर अपनी जगह पे चली जाए। एहसास कमतरी में ना हम हो, बाकी सब ज़ुबानें हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ये ज़्यादा पहले अपने घर की ज़ुबान कितनी मुश्किल है, चलें ये बताइए कि
जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ। देखने में तो ये खौफ आता है कि एक जैसे हैं, और ये मैंने 15-20 साल समय तो ज़ाया किए ना सीख के। जी, जी। तो मेरा जो हिट किया जो मुझे जुमला इसका, जब मैंने वहाँ बात की, हांस हार्डर जो हैं वहाँ, उन्हें आती है 3-4, वहाँ तकरीबन सबको आती है, जी, जी। हिंदी के तो हैं ही, उसके अलावा भी 1-2 लोग। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों का खेल है। अच्छा। हाँ, सीखना। इस एक जुमले ने मुझे फिर माइल किया। मैं अगर ये जर्मन कह रहा है, जी हाँ। जिसकी उर्दू भी नहीं है, उसने तो ये फोनेटिक्स भी तो मुख्तलिफ है, इसकी जी, जी। सीखनी है, ऐसे ही। तो वो तो मेरे लिए हिट किया ये मुझे उनकी बात। लिहाजा फिर वाक़ई ये बच्चों का खेल साबित हुआ। ये 1 हफ़्ते का काम है। ये मैं दानिस्ता इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो आपके सुनने वाले हैं ये बिला वजह का दूर हो। ये बच्चों का खेल है, 1 हफ़्ते का ही काम है। हरूफ कह लें इसको, वैसे ये फोनेटिक बेस्ड है। हाँ जी, हाँ। ये खूबसूरती इस रस्मुल ख़त की ये है कि ये फोनेटिक बेस्ड है, जी हाँ। यानी ये बे नहीं है, बा होगा फ़र्ज़ किया, हाँ, yes। ठीक है जी, तोय नहीं है ये, ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ भी अब सिखाने का इंतजाम होगा। वो तो तोय तो उसका नाम है जी, आवाज़ उसकी तो तो ही है। अब फोनेटिक बेस्ड हो गया है, करके बताना जी, पड़ता है, लेकिन अंग्रेज़ी भी इसी तरह। लेकिन ये दुनिया की उन, बाकी मुझे क्योंकि नहीं पता इसलिए मैं एहतियातन कह रहा हूँ, शायद ही कोई और इतनी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड ज़ुबान दुनिया के और रस्मुल ख़त हो जितना ये है। आप ये देखिए ना, अगर आप इजाज़त है इसमें दिखाने की, ये देखिए कि एक-एक फैमिली के एतबार से समझ लें, हमारे वोकल उसकी स्पेस के एतबार से ये है, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ये हमारे मखरज है उसके एतबार से ये है। ऐसे अंग्रेजी के जो हम फोनेटिक सिंबल पढ़ते हैं, हाँ, इंटरनेशनल, वो भी ऐसे ही मुझे तो मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस पे कभी सोचूंगा और चीज़ें पढ़ने की कोशिश करूंगा। ये आईपीए के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है गालिबन, मेरे इल्म में नहीं। वो करीब ही है उसके। अच्छा, इसी के करीब जो है वो गुरुमुखी भी है जी, वो भी मिलता जुलता है, ये काफ़ी करीब है इसके ना, वो ज़ाहिर है जी, ये कोई 100-150 के करीब राइज है। एक फ़ायदा इसको सीखने का ये होगा कि अच्छा, मैं भी समझता था कि शायद ये कोई खासा करीब है, लेकिन जब देखा तो वो डिफरेंस खासा आया। तो लेकिन बहरहाल जब एक ज़ुबान कोई भी दुनिया के इंसान सीख जाता है, एक रस्मुल ख़त सीख जाता है, तो वो लीड्स टूवर्ड्स अदर, आपका वो खुलता है। आप ये देखिए ना, असल में रस्मुल ख़त का ताल्लुक जो है वो बहुत हद तक, यानी उसकी शक्ल जो है ना, जी, शक्ल बनाने से भी है। जी, मिसाल के तौर पे ऐसे आपने लिखा है जीम, और उसका आप जीम पढ़ रहे हैं। कल मुझे बताया जो पश्तो वाले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कि अगर आप शीन के ऊपर एक नुक्ता लगाएं और एक नीचे लगाएं तो ये खे है। अब उसकी शक्ल जो है उससे तो आप सीन की वजह से या शीन की वजह से बहुत वाकिफ हो गए ना। बहुत अहम तो बात। अगली बात जो है कि वो आवाज़ कौन सा देगी। इसी तरह जो तुर्की वाले जो हैं वो रोमन रस्मुल ख़त को जब इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने अपनी आवाज़ें उसमें ली हुई हैं, लेकिन एक हद तक उसकी शक्ल से तो आप वाकिफ हैं। इसी तरह अगर आप इस स्क्रिप्ट से वाकिफ होते हैं तो जो पंजाबी का जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है जी, वो भी करीब हो जाता है। शक्ल सूरत जो है, और भी गुजराती और सबसे बढ़ के नेपाली, नेपाली तो 100% ये है ना। जी, नेपाली में फिर रह जाएगा उनके वोकैबुलरी का फ़र्क, और वो भी मेरा ज़ाती ख्याल है 40-50% ऑलरेडी है। जी, हिंदी उर्दू की तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है। अच्छा, चलें आज आखिरी बात इस पे करते हैं। वो ये है कि क्या आप ये नहीं समझते, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप देवनागरी सीखें, अगर आप गुरुमुखी सीखें, ताकि आपको जो आपका एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो। जी, उनका अदब पढ़ सकेंगे हम। उनका अदब, यानी अपना ही अदब जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है या जो पुराना है पहले का लिखा हुआ, वो हम कदीम क्लासिकी अदब पढ़ सकते हैं। जो हमारी मुकामी ज़ुबानें हैं, यानी बलोची जो है उसका स्क्रिप्ट हमें नहीं पढ़ना आता, जो पश्तो है उसका स्क्रिप्ट हमें नहीं पढ़ना आता। हालांकि तो सिंधी तो बहुत करीब है हमारे। नहीं, सारी ज़ुबानें ही आप देखें ना, बुनियादी तौर पर तो इन्हीं हुरूफ़ तहजी में वो लिखी जाती हैं। जी, बुनियाद, जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको देवनागरी का बुनियादी एक पैटर्न समझ में आता है तो गुरुमुखी का पैटर्न भी उससे मिलता जुलता है और आगे आप चल सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो मौजूद है कि अरबी फ़ारसी स्क्रिप्ट, जो इसको अपना परसो अरेबिक स्क्रिप्ट कहते हैं, तो हमारी सारी मुकामी ज़ुबानें उसी में लिखी जाती हैं। हत्ता कि शिना, जिसका पहले एगे था एक रस्मुल ख़त, उसकी जगह भी अब वो इसी परसो अरेबिक में लिखी जाने लगी है। तो ये इस तरफ भी तो हमें कुछ माइल होना चाहिए ना, यानी उससे पहले स्टेप पे कि आप अपनी जो ज़ुबानें हैं
उनकी तरफ भी मुतवज्जो हों इस नुक्ता नज़र से जी कि आप उनका लिखा हुआ पढ़ सकें। इस पे अब मुस्तकिल बात देखें, करने आप की ये जरूरत है। देखिए कि मसलन आप कुरान मजीद को भी तो पढ़ते हैं नाजरा, आपको उसकी समझ नहीं है, लेकिन सिर्फ हरूफ शनासी की वजह से या हर्फ शनासी की वजह से आप उसे पढ़ने के काबिल हैं। तो इतना ही कम से कम आपको ना आती हो, लेकिन आप अरबी पश्तो पढ़ने के काबिल हों, आप सिंधी पढ़ने के काबिल हों। कुछ वोकैबुलरी तो हम सुनते हैं, हाँ, सुनते थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो मेहनत आगे वोकैबुलरी का मसला भी हल हो सकता है। ऐसे ही है कि आदमी अपना जी हाँ, बड़ी तो अच्छी बात उससे फिर ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव और बड़ा होगा और हम ये समझेंगे कि अगर आपको एक रस्मुल ख़त आ गया है उर्दू का, ये जो पर्सो अरेबिक है, तो आप तकरीबन सारी ज़ुबानें जो हैं उनको, और ये जो आपने बात की है, अगर हम उसका यानी आप हासिल उसका निकालें, तो मेरे ख्याल में वो ये है कि हमें ज़ुबानों के इस तर्ज पर सीखने की तरफ माइल होना चाहिए। ये आदमी की अपनी पसंद है कि वो कौन सी ज़ुबान जो है वो उसको अपने दायरे को कितना फैलाता है, लेकिन कम से कम तालिब इल्माना सतह पर हमें जो आप ज़ुबान यानी उर्दू का हमें एक स्क्रिप्ट आता है सिर्फ, और वही ज़ुबान हमें आती है। उसके अलावा हमारे आसपास की ज़ुबानें जो हैं उनकी तरफ हमारी भी तवज्जो भी नहीं है। पंजाब के हम पंजाबी नहीं पढ़ सकते, और उससे बाहर की जो फिर एक बड़ा जो दायरा है, जैसे आपने कहा साउथ एशिया का, फिर एशिया का, तो कम से कम पर्सो अरेबिक जो है और ये जो देवनागरी है, कम से कम इन दो पर जो मबनी हमारी ज़ुबानें हैं, उससे अजनबियत दूर होगी तो फासले कम होंगे हमारे ज़हनी भी और दूसरे भी, तो तासुब ख़त्म होंगे ऐसे, और ये लगेगा कि हम सब एक ही जैसे कुनबे के लोग हैं सारे। ऐसे तो बहुत मेरे ख्याल है मुफीद और बहुत अच्छी बातें हमने इस हवाले से की, और बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपके तवस्सुत से हमें एक दफ़ा, यानी ये हम तवज्जो दिलाते रहते हैं आपको, आपकी बात से एक दफ़ा फिर हमें अपनी ज़ुबानों की तरफ, और बल्कि ज़ुबानों की तरफ। आप तो पाकिस्तानी ज़ुबानें में कुछ अर्सा रहे भी, और ओपन यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तानी ज़ुबानें शोबा है। अच्छा, एक ख्वाहिश मेरी है, आप वक्त कम है आपके पास, तजवीज़ भी आपके इदारे में, कि अगर इदारे हैं पाकिस्तानी ज़ुबानें जहाँ जहाँ भी फ़र्ज़ किया, वो 3 माह का एक कोर्सेज़ करवाएं। अगर मैं खुशी से दाखिला लूँगा, अगर हमारे इदारे इस तरफ भी तवज्जो करें कि 3 माह 4 माह के जैसे बकिया ज़ुबानों के होते हैं, तो यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, सिंधी ज़ुबान का हो, बलोची का हो, अच्छा है ऑलरेडी, तो उस तरफ भी बड़ा अच्छा होगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, उसकी बुनियाद पे फिर आपका। नमल में तो ऑनलाइन भी है। अच्छा, ऑनलाइन भी कोर्सेज हमारे हैं, 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। ठीक है, जो इब्तिदाई तारुफ जो है, इसका तारुफ होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो है हमारे पास। ये अभी शुरू हुए हैं कुछ अर्सा पहले से, अच्छा, लेकिन वो रनिंग में है, और नमल जो है वो इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रहा है। तो बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब आपके। आपका भी जनाब, आपने मेहरबानी फरमाई और एक अहम मौजू पर अहम बातें हमें बताई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे देखने वालों का भी।